हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कर ली थी। आपको कैसे ये ऐप के अंदर पढ़ने में इंटरेस्ट तो आ रहा है, तो वीडियो भी सही से आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। तो अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक था अपना, जहाँ पे क्षीर सम्मत यानी क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ पे फेल होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या क्या आता है, क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म कहाँ से होता है, क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से डेवलप होती है, कौन से एक्सपेरिमेंट थे जो क्या थी क्लासिकल मैकेनिक्स के सक्सेस नहीं हुए थे और क्वांटम मैकेनिक्स में सक्सेस हुए थे। तो अपना ऐसा ही फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लेते हैं जिसका नाम है आज का अपना जो टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी। तो अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जहां पर क्या हुआ था, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कृष्णिका। नाम सुना हुआ है आपने? कृष्णिका किसे कहते हैं वो भी आपने सुना हुआ है। तो अपन बात करते हैं किसकी, ब्लैक बॉडी की। तो ब्लैक बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले तो वो देखना है। तो ब्लैक बॉडी आपने यदि 12th में यदि कोई डेफिनेशन पढ़ी है तो आप ऐसा जानते हो कि इसमें क्या होती है, कोई भी विकिरण आती है उस विकिरण को ये क्या कर लेता है, संपूर्ण रूप या कंप्लीटली क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है या अवशोषित कर लेता है। तो वही क्या कहलाती है, अपनी ब्लैक बॉडी कहलाती है। तो देखो मैं एक ब्लैक बॉडी का डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो ये क्या है अपनी, कोई भी मान लो कि ये क्या है, ब्लैक बॉडी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, अपनी ब्लैक बॉडी हो गई। देखो ब्लैक बॉडी की कोई संरचना फिक्स नहीं होती, तो ब्लैक बॉडी आप कैसे भी बना सकते हो। तो ये क्या हो गई, अपनी एक ब्लैक बॉडी हो गई। ब्लैक बॉडी में क्या कर दिया मैंने, ब्लैक बॉडी कहते किसे, ब्लैक बॉडी को हमेशा क्या करते हैं, अंदर से अपन काला कर देते हैं। तो अंदर से काला करते हैं यानी अंदर क्या करते हैं, कोई काला लेप कर दे। तो ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इसमें काला लेप कर दिया। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, इसको ब्लैक बॉडी को अंदर से काला कर दिया। तो मैं यही समझाना चाहता हूं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। देखो ये क्या हो गई, अपनी एक ब्लैक बॉडी हो गई। इसको आप आराम से ऐसे भर सकते हो। ठीक है, यानी ये क्या है, अपना एक पूरा ब्लैक लेप है ब्लैक बॉडी के अंदर। यानी इसको अंदर की सतह जो ब्लैक बॉडी होती है उसकी अंदर की सतह मैंने क्या कर दी, काली कर दी। अब काली करने के बाद क्या होता है अपने पास, ये मैंने सतह इसकी काली कर दी। अब ये क्या होता है अपने पास, मान लिया कि एक इसमें छोटा सा छिद्र होता है जो बाह्य वातावरण से जुड़ा रहता है। तो ये क्या मान लिया अपन ने, एक छोटा सा इसका छेद मान लिया कि ये क्या है, अपना जो वातावरण से जुड़ा हुआ है वो इसका क्या है, छेद है। अब अपन बात करते हैं कि कहते किसे हैं। तो समझो इसको कहते किसे, कि कोई भी अपने पास बाहर से कोई भी क्या आ रही है, अपने पास कोई भी विकिरण आ रही है। तो वो विकिरण को क्या करेगा, जब मान लिया कि बाहर से कोई भी विकिरण आ रही है तो ये अपनी क्या आ गई, बाहर से विकिरण आ गई। तो देखो बाहर के विकिरण की बात करें तो ये आ गई अपनी बाहर से की विकिरण आ गई, यानी कोई विकिरण आ गई, ये बहुत सारी विकिरण आ रही है। ठीक है, तो वो विकिरण क्या करेगी, सूक्ष्म क्षेत्र से अंदर एंट्री करेगी। तो ये क्या करेगी, इसके अंदर आ जाएगी, किसके अंदर, ब्लैक बॉडी के अंदर। अब ब्लैक बॉडी के अंदर आने के बाद क्या होगा, ब्लैक बॉडी में जैसे ही आएगी तो ब्लैक बॉडी में आने के बाद होगा कि इसमें जो भी ये किरण आ रही थी ये क्या करेगी, सबसे पहले जो ये वाली किरण आई वो क्या होगा, यहाँ से टकराई। यहाँ से टकराने के बाद क्या होगी, ये कुछ तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगी, कुछ तो एब्जॉर्ब होगी और कुछ क्या होगी, परावर्तित होगी यानी रिफ्लेक्ट होगी। तो मान लिया कि रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, ये मान लिया कि रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गई, अपनी यहाँ पे गई। ये वापस यहाँ पे टकराई, यहाँ टकराने के बाद क्या हुआ, कुछ भाग इसका यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद वापस इसका क्या होगा, पारगमन होगा, ये सॉरी रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होगी, मान को ये कहाँ गई, वापस यहाँ पे गई। यहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा, वापस हो सकता है वो यहाँ पे जाए। ऐसे ही ऐसे क्या करेगी, ये ऐसे एक दूसरे से टकरा के वो क्या हो जाएगी, अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि चाहे बाहर से कोई भी विकिरण आए, चाहे उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो, चाहे उसकी तरंग दैर्ध्य, कोई भी विकिरण आए उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्बडा और आवृत्ति चाहे कुछ भी हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक बॉडी वही होगी, चाहे कोई से भी विकिरण की, कोई भी सी भी विकिरण जिसकी तरंग दैर्ध्य चाहे कितनी भी हाई हो कितनी भी लो हो, आवृत्ति कितनी भी हाई और कितनी भी लो हो, तो वो क्या करती है, जैसे इस ब्लैक बॉडी के अंदर आती है तो कंप्लीट रूप से वो क्या कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वही अपनी क्या कहलाती है, कृष्णिका कहलाती है या कृष्णिका पिंड कहलाता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि एक ऐसा पिंड होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी प्रकाश की किरण आती है, वो आने के बाद क्या करती है, कंप्लीटली कृष्णिका उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वही पिंड क्या कहलाता है, अपनी ब्लैक बॉडी कहलाती है, कृष्णिका कहलाता है। अब देखो अपने पास ये तो एक रिएक्शन की, एक विकिरण की बात की। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कौन सी आ रही है, ये दूसरी विकिरण आ रही थी अपनी।
अगर ये दूसरी विकिरण आ रही थी तो ये भी क्या करेगी, इसके अंदर आई, इसके अंदर आएगी। तो मान लिया कि ये एक बार यहाँ से टकराई, यहाँ से टकराने के बाद क्या हुआ, इसका कुछ पोर्शन तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, कुछ हो गया अपने पास यहाँ चला गया, कुछ पोर्शन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे आ गया, यहाँ से होने के बाद कहाँ हुआ, इसमें हुआ। तो अपन कैसे भी डायग्राम में आप कैसे भी बना सकते हो, कोई सी भी लाइन कहीं से भी टकरा सकती है। तो ये क्या हो रहा है, एक किरण कुछ पोर्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट मतलब कुछ तो एब्जॉर्ब हुआ, कुछ क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस दूसरी सतह पर गया, दूसरी सतह से क्या हुआ, थोड़ा यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, वापस क्या हुआ, दूसरी सतह पर गया। तो इस तरह से ये क्या होगी, एक दूसरे के अंदर घूमती रहेगी। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, कृष्णिका क्या होती है, कि जो बाहर से आने वाले विकिरण है, यानी बाहर से आने वाले विकिरण कृष्णिका विकिरण की सतह पर अंदर की ओर आपतित होती है, तो वो क्या करती है, कंप्लीट रूप से एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी उसका क्या होता है, पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो ये इसको अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट भी अपन करके बताएंगे, करके मतलब यहाँ पे बताएंगे आपको बोर्ड पे। तो ये जो यदि इसको डिफाइन करना है तो क्या लिखोगे कि ये एक ऐसा पिंड होता है जो बाहर से आने वाले विकिरणों को कंप्लीट रूप से एब्जॉर्ब कर लेता है या अवशोषित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, कृष्णिका कहते हैं। यदि वो बात करता है आदर्श कृष्णिका, आदर्श यानी आइडियल ब्लैक बॉडी की, आइडियल ब्लैक बॉडी का मीनिंग ये हुआ कि जो भी विकिरण आई थी, वो जितनी भी आई थी विकिरण, उसको 100% एब्जॉर्ब कर लिया। 100% एब्जॉर्ब करने का मीनिंग है कि वो एक कैसी हो गई, आदर्श कृष्णिका हो गई। बाकी यदि प्रैक्टिकल बेस पे करती हो तो कुछ एरर रहती है, वो कभी भी 100% अपन को नहीं बताता। तो ये भी क्या था अपने पास, यदि आदर्श इसको मानना है, आइडियल मानना है, तो कैसे मानोगे कि जो भी बाहर से विकिरण आई उसका 100% क्या हो गया, इसका एब्जॉर्ब हो गया, तो ये क्या हो गई, आदर्श कृष्णिका कहलाएगी। और वैसे कृष्णिका किसे कहते हैं, तो वो क्या हो गया, एक ऐसा पिंड जो क्या करता है, बाहर से आने वाले विकिरणों को कंप्लीट रूप से एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है, अपना कृष्णिका पिंड कहलाता है। अब यदि मैं बात करूं इसमें किसकी, तो इसका देखो पारगमन कुछ हो गया क्या, देखो इसमें पारगमन इसका माना जाए तो क्या होगा, पारगमन क्या होता है अपने पास, अपन कह सकते हैं कि इसका पारगमन, पारगमन यानी शून्य, यानी पारगमन यानी कोई भी जो किरण आ रही है उसको कोई भी क्या कर रही है, इसको पार करके आगे नहीं बढ़ रही, यानी इसका पारगमन कह सकते हैं शून्य है। इसका परावर्तन होता है, देखो परावर्तन तो अंदर हो ही रहा है, यानी कोई भी प्रकाश की किरण आई, कोई भी विकिरण आई, तो वो पहले क्या कर रही है, यहाँ से टकरा रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, आंशिक अवशोषित हो रही है, क्या हो रही है, आंशिक अवशोषित हो रही है, यानी पार्शियली एब्जॉर्ब हो रही है, और क्या हो रही है, पार्शियली रिफ्लेक्टेड हो रही है, यानी आंशिक परावर्तित हो रही है। क्या हो रही है, आंशिक परावर्तित हो रही है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये अपनी क्या कहलाती है, एक ब्लैक बॉडी कहलाती है। अब यदि मैं और इसको डिफाइन करना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हो कि जो निम्न तरंग दैर्ध्य पर क्या करता है, वो विकिरण को उत्सर्जित करता है, नहीं सॉरी, निम्न विकिरण जो अपने पास यदि लो क्या माने, लो पर माने और हाई पर माने, ठीक है। तो यदि लो टेम्परेचर पर माने या निम्न ताप पर, यदि मैं निम्न ताप पर बार करता हूं तो निम्न ताप पर तो क्या करेगा, ये अवशोषित करेगा, जो भी विकिरण आएगी उसको क्या करेगा, अवशोषित करेगा। और जो उच्च ताप पर बात करें तो उच्च ताप पर क्या करेगा, ये उत्सर्जित करेगा। तो अपन इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये निम्न ताप पर तो क्या करता है, विकिरणों को अवशोषित करता है, उच्च ताप पर क्या करता है, ये उत्सर्जित करता है। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं कि ये ब्लैक बॉडी क्या होती है और इसको कैसे करता है। अब इसमें एक चीज और है कि इसमें यदि एक्सपेरिमेंटली देखे, यदि सबसे पहले तो मैंने किसकी बात की, जो विकिरण अंदर आ रही थी उनके एब्जॉर्ब की बात की, उनके अवशोषण होने की बात की। अब मैं यदि एक ऐसी बात करूं कि ये क्या करूं, मैं जो अपने ये पिंड है या जो अपनी ब्लैक बॉडी है, इसको मैं एक नियत ताप पर और इसकी एनर्जी बढ़ाऊं, एनर्जी बढ़ाने का मीनिंग है उसका ताप बढ़ाऊं। तो जैसे ही मान लिया कि अपने पास ये वाली क्या है, मान लो कि ये मैं एक छोटी सी ब्लैक बॉडी और बना देता हूँ, ये आपकी ब्लैक बॉडी हो गई, ये यहाँ पे छेद हो गया और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसकी सतह को क्या कर दिया, काला कर दिया। ये मान लो कि इसका अपन एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ये क्या कर दिया मैंने, इसके सतह को काला कर दिया। अब सतह को काला करने के बाद क्या होगा, ये इसका छेद हो गया जो बाह्य परिवेश से जुड़ा हुआ है। अब मैं देखता हूँ ये मेरे सामने एक ब्लैक बॉडी रखी है, अब यहाँ से कोई भी विकिरण आ रही, कोई भी रेडिएशन आ रही, कोई भी किरण आ रही है, तो वो क्या करेगा, इसको अंदर आते ही कंप्लीटली रूप से एब्जॉर्ब करेगा, यानी कंप्लीटली उसको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। अब मैं कहता हूँ कि इसको ही मैं, ये अपनी ब्लैक बॉडी थी, इसको मैं यदि एनर्जी बढ़ाई जाओ, इसकी बढ़ाए एनर्जी को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। एनर्जी बढ़ाने का मीनिंग है कि अपन क्या बढ़ाएंगे, यहाँ पे ताप बढ़ाएंगे। यदि ताप बढ़ाएंगे तो मैंने लिखा है कि देखो उच्च ताप पर ये क्या करता है, विकिरणों को उत्सर्जित करता है।
उच्च ताप पर यदि विकिरणों को उत्सर्जित करेगा, मान लिया कि यहाँ से उसको टेम्परेचर बढ़ाते गए, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, ये विकिरणों को उत्सर्जित करने लगा। तो मान लिया कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ा, ये एक विकिरण उत्पन्न हुई, एक विकिरण यहाँ पे गई, तो एक विकिरण ये दूसरी विकिरण उत्पन्न हुई, वापस यहाँ से टकराने के बाद तीसरी हुई, चौथी हुई, पांचवी हुई, ऐसे ये क्या करेगा, पूरे विकिरणों से अंदर भर जाएगा। जब अब हम बात करते हैं कि ये रेडिएशन से क्या होगा, कंप्लीट रूप से इसको भर जाएगा, यानी ये क्या हो गया, पूरा भर गया। अब बढ़ने के बाद क्या होगा, जो अपनी रेडिएशन होगी, रेडिएशन यदि ये ब्लैक बॉडी थी, ये ब्लैक बॉडी किससे भर गई, पूरी रेडिएशन से भर गई। तो रेडिएशन से भरने के बाद क्या होगा, यहाँ से कुछ विकिरण उत्सर्जित होकर क्या निकल रही है, बाहर अपन को निकलती हुई दिखाई देगी। यानी मान लिया कि ये जब इतना ताप बढ़ा दिया कि इसमें बहुत सारी रेडिएशन हो गई, बहुत अधिक मात्रा में रेडिएशन हो गई, तब वो क्या करेगा, फिर इस छेद से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। तो ये भी क्या कहलाता है, अपना एक ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो इसने क्या किया, जब बहुत सारी विकिरण हुई तो ये क्या करेगी, बाहर निकलेगी। और जब मैं इसको सामने से देख रहा हूँ, ये मेरे सामने एक ब्लैक बॉडी रखी है, इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेडिएशन उत्पन्न हुई, रेडिएशन उत्सर्जित करने लगा, उत्सर्जित करने के बाद क्या हुआ, बहुत ही रेडिएशन से भर गया, तो ये क्या करने लगा, उसको बाहर निकालने लगा। तो इसको मैंने लिख लिया कि ये रेडिएशन को क्या निकाला है, बाहर निकाला है। तो मेरे लिए ये एक वस्तु कैसी हो गई, एक तरह से ब्लैक बॉडी हो गई। तो इस तरीके से ये क्या हो जाती है, अपनी एक ब्लैक बॉडी हो जाती है। तो देखो सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसे कोई आर्ट वाला टॉपिक नहीं है, वैसे मैं अच्छे से समझाने की आपको ट्राई कर रहा हूँ। तो फिर लगाइए, आपका टॉपिक लगाइए ब्लैक बॉडी और उसमें लिखिए, लगाइए आप ब्लैक बॉडी और उसमें लिखिए, डायग्राम बाद में बनाना, मैं बोलूँ जब, पहले लिख लो उसकी डेफिनेशन। यह एक ऐसा पिंड है, यह एक ऐसा पिंड है, यह एक ऐसा पिंड है जो अपनी सतह पर आपतित यह एक ऐसा पिंड है जो अपनी सतह पर आपतित सभी विकिरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, जो अपनी सतह पर आपतित सभी विकिरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, चाहे इसकी तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति कुछ भी हो, चाहे इसकी तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति कुछ भी हो, चाहे इसकी तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति कुछ भी हो। अर्थात आदर्श कृष्णिका से विकिरणों का आदर्श कृष्णिका से विकिरणों का परावर्तन एवं पारगमन शून्य होता है, देखो परावर्तन शून्य का मीनिंग है कि एक बार कोई रेडिएशन आई और एक ही बार यहाँ पे टकराई और एक बार में वो क्या हो गई, पूरी एब्जॉर्ब हो गई, इसलिए मैंने क्या लिखा है कि इसका परावर्तन शून्य होता है, जो से अपन क्या बोलेंगे, आदर्श ब्लैक बॉडी या आइडियल ब्लैक बॉडी बोलेंगे। आदर्श कृष्णिका से विकिरणों का परावर्तन एवं पारगमन शून्य होता है। फिर नई लाइन से लिखो, वे पदार्थ जो कि निम्न ताप पर सभी तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा को अवशोषित करें, वे पदार्थ जो कि निम्न ताप पर सभी तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा को अवशोषित करें और उच्च ताप पर उत्सर्जित करें, ये मैंने चीज लिखी है कि लो पर अवशोषित करेगा, हाई पर क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। वे पदार्थ जो कि निम्न ताप पर सभी तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करें और उच्च ताप पर उत्सर्जित करें, कृष्णिका कहलाती है।
कृष्णिका कहलाती है। देखो ब्लैक बॉडी, ये चीज ध्यान में रखना कि जब ब्लैक बॉडी की बात करें तो हमेशा ये काली होगी ऐसा जरूरी नहीं है, इसका कलर कुछ भी हो सकता है। बाकी अपन को जो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए कि जो रेडिएशन आ रही है उसको क्या करें, कंप्लीटली एब्जॉर्ब करनी चाहिए, चाहे उससे कलर का इफेक्ट कोई नहीं आता। काली इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसके अंदर के सतह है उसको अपन क्या करते हैं, काला करते हैं, इसलिए इसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख लो, सूर्य या धूल के कण आदि। सूर्य, देखो सूर्य अपने पास कैसा है, एक तरह से ब्लैक बॉडी है। कैसे, क्योंकि इसमें आप यदि कोई सी भी रेडिएशन डाल दो ये कभी भी आपको रेडिएशन वापस आने नहीं देगा। आप चाहे कोई भी रेडिएशन सूर्य पे पहुंचा दो या सूर्य के सामने, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का वेलोसिटी भी इतनी मानी जाती है कि उसके सामने सब रेडिएशन फेल है। यानी वो कह सकते हैं कि अपन जो भी इसको रेडिएशन देंगे वो कंप्लीटली क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सूर्य, धूल आदि। फिर लगाओ आप इसके नेक्स्ट, कृष्णिका का प्रयोग। लगाइए कृष्णिका का प्रयोग। कृष्णिका का प्रयोग, इसमें लिखिए कृष्णिका का प्रयोग में आपको यही जो बनाया है उसी के बारे में लिखा रहा हूं। कृष्णिका का प्रयोग में लिखिए, कृष्णिका को समझने के लिए, कृष्णिका को समझने के लिए एक कोटर की कल्पना करते हैं। कृष्णिका को समझने के लिए एक कोटर की कल्पना करते हैं। कृष्णिका को समझने के लिए एक कोटर की कल्पना करते हैं और कोटर को अंदर से काला कर देते हैं, और कोटर को अंदर की सतह को काला कर देते हैं, और कोटर में या कोटर को अंदर की सतह को काला कर देते हैं, कोटर की सतह को, अंदर की सतह को काला कर देते हैं। यह कोटर बाह्य परिवेश से, यह कोटर बाह्य परिवेश से एक सूक्ष्म छिद्र की ओर, सूक्ष्म छिद्र से जुड़ा हुआ होता है। यह कोटर बाह्य परिवेश से एक सूक्ष्म छिद्र की ओर जुड़ा हुआ होता है या सूक्ष्म छिद्र द्वारा जुड़ा हुआ होता है। यह कोटर बाह्य परिवेश से एक सूक्ष्म छिद्र द्वारा जुड़ा हुआ होता है या जुड़ा रहता है। यह कोटर बाह्य परिवेश से एक सूक्ष्म छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है। बाहर से आपतित होने वाली विकिरण छिद्र के अंदर से प्रवेश करती है। बाहर से आपतित होने वाली विकिरण छिद्र में प्रवेश करती है। बाहर से आपतित होने वाली विकिरण छिद्र में प्रवेश करती है तो कोटर की दीवारों से वह आंशिक परावर्तित व आंशिक अवशोषित होती है। तो कोटर की दीवारों से वह आंशिक अवशोषित तथा आंशिक परावर्तित होती है और अंत में वह पूर्णतः अवशोषित हो जाती है। अंत में यह पूर्णतः अवशोषित हो जाती है। तो किसी बाह्य प्रेक्षक के लिए यह सूक्ष्म छिद्र कृष्णिका होता है। किसी बाह्य प्रेक्षक के लिए यह सूक्ष्म छिद्र कृष्णिका होता है।
अब देखो ये चीज तो अपन ने क्या लिखी, जो विकिरण अंदर आ रही है उसको अवशोषित कर रहा है वो चीजें लिखी है। अब अपन कौन से लिखेंगे, अब अपन लिखेंगे उत्सर्जित करने वाली, तो नई लाइन से लिखिए। अब यदि कोटर की दीवारों को एक समान रूप से कैपिटल टी ताप पर, अब यदि कोटर की दीवारों को एक समान रूप से कैपिटल टी ताप तक गर्म करते हैं, यदि कोटर की दीवारों को एक समान रूप से कैपिटल टी ताप तक गर्म करते हैं, तो कोटर की दीवारें तापीय विकिरण उत्सर्जित करती है। तो कोटर की दीवारें तापीय विकिरण उत्सर्जित करती है। तापीय विकिरण क्यों कहा गया है, क्योंकि ये ताप बढ़ाने पर क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। तापीय विकिरण उत्सर्जित करती है और कोटर इन विकिरणों से बढ़ जाता है, कोटर इन विकिरणों से भर जाता है। तो इन विकिरणों का एक छोटा सा हिस्सा सूक्ष्म छिद्र द्वारा बाहर भी निकलता है। इन विकिरणों का एक छोटा सा हिस्सा सूक्ष्म छिद्र द्वारा बाहर भी निकलता है। इन विकिरणों को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। इन विकिरणों को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। इन विकिरणों को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। फिर एक नई लाइन में लिखना वापस कि कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, वो लिखवाता हूं कि कृष्णिका के लिए, नई लाइन में लिखिए, कृष्णिका के लिए उत्सर्जित विकिरणों को तरंगदैर्ध्य, कृष्णिका के लिए उत्सर्जित विकिरणों के तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति के क्रम में रखने पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, इस कृष्णिका के लिए, कुछ दूसरा बोल दिया, कृष्णिका के लिए उत्सर्जित विकिरणों को तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति के क्रम में रखने पर उसे कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी जब तरंगदैर्ध्य होती है या तरंग आवृत्ति होती है, लैम्बडा या न्यू को क्या करें अपन, किसी क्रम में रखें और अपन क्या करें, कोई वक्र बनाए, तो वो क्या कहलाएगा, उसका स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब टॉपिक लगाइए, इसके आगे का कृष्णिका का टॉपिक है, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, अरे सॉरी, ये डायग्राम बना दिया क्या आपने, डायग्राम बना देना, ठीक है, ये डायग्राम बना देना ऐसा ब्लैक बॉडी का, ठीक है, जो पहले बनाया हुआ था तो अब सॉरी मैंने मिटा दिया, तो इस टाइप का ये डायग्राम बना देना, कोई भी ब्लैक बॉडी बना देना, छोटा सा छेद बना देना और उसमें क्या हो रही है, कोई भी रेडिएशन आते हुए टकराते हुए बता देना, ठीक है। इतने तो आप बना ही सकते हो बीएससी के स्टूडेंट, जगह छोड़ देना डायग्राम के लिए, इसमें ब्लैक बॉडी में बना देना। अब देखो अपने जो टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, अब ये क्या होता है, सबसे पहले तो वही मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, यानी कोई भी तरंग दैर्ध्य होती है या कोई भी आवृत्ति होती है, यदि उसको अपन एक क्रम से लिखे तो वो क्या बन जाता है, अपना एक स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र क्या कहता है, वो बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं अपन, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक कृष्णिका ऊर्जा वितरण जिसका एक्स अक्ष हो गया, ये क्या हो गया अपना वाई अक्ष हो गया। यहाँ पे ये क्या, इसको अपन कहते हैं ई लैम्बडा, और ई लैम्बडा होता क्या है, जिसको बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता।
क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, और यहाँ पे क्या आएगी अपनी तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ। ठीक है, अब इसका देखो ग्राफ कैसे बनेगा वो एक बार लिखना बाद में, आराम से पहले समझ लो इसको। तो देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, इसमें अपन 2 या 3 टेम्परेचर के ग्राफ बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले आपके पास 2 वर्ड आए, एक तो आया स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, एक आया अपने पास तरंग दैर्ध्य। तो सबसे पहले तो कहते किससे वो देख लो एक बार। तो यदि मैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता की बात करूं, देखो यहाँ से नाम स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम यानी तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति का क्रम से होना। उत्सर्जन यानी उत्सर्जन कब होता है ब्लैक बॉडी से, जब अपन उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, तब वहां से रेडिएशन बनती है, और रेडिएशन क्या निकलती है, बाहर निकलती है। और क्षमता यानी कैपेसिटी। तो ये इसका मीनिंग क्या होगा स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का, कि ऐसी उत्सर्जन क्षमता या अपन कह सकते हैं कि प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति एकांक आवृत्ति से निकलने वाली विकिरण क्या कहलाती है, अपनी स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। ये भी मैं लिखवा भी दूंगा आपको। अब इसका यदि ग्राफ बनाए तो देखो ग्राफ कैसे आएगा इसका। इसका जो मैं मैक्सिमम पॉइंट ले लिया, मान लिया कि इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या ले लिया मैंने, ये ले लिया क्या, λ1। फिर यदि मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं, ये इसका क्या हो गया मैक्सिमम पॉइंट, ये क्या हो गया अपना λ2। यदि मैं तीसरा ग्राफ बनाता हूं, ये क्या हो गया इसका तीसरा पॉइंट यानी λ3। और यदि एक और ग्राफ बना दे, तो ये हो गया अपना इसका मैक्सिमम पॉइंट λ4। तो देखो यहाँ पे मैंने 4 ग्राफ बनाए हैं, जिसमें क्या हो गया, ये T1 मान लो, ये T2 मान लो, ये T3 मान लो, और ये T4 मान लो। मैंने क्या किया, 4 ताप के लिए 4 अलग अलग ग्राफ बनाए हैं। जो मान लिया कि ये कोई फिक्स टेम्परेचर पे ग्राफ बना दिया, 2000 केल्विन पे बना दिया, ये 1500 पे बना दिया, ये 1200 पे बना दिया, और ये 1000 पे बना दिया। यानी अपना टेम्परेचर है देखो जो सबसे ज्यादा है वो किसका होगा, T1 का होगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, T1, फिर T2, फिर T3 और फिर T4। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि इसमें देखो ये वाला ग्राफ हो गया। अब यदि मैं लैम्डा की बात करूं, लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ देखो इसमें ज्यादा कौन सा, यहाँ पे टेम्परेचर T1 ज्यादा था। अब T1 के साथ जो लैम्डा है वो कैसा है अपना, कम है। तो अपन कह सकते हैं कि λ1 तो क्या होगा सबसे कम, और λ4 क्या होगा सबसे ज्यादा। तो इसके जो लैम्डा का क्रम रहेगा वो क्या रहेगा अपने पास, λ4, λ3, λ2 और λ1। यानी देखो जो T1 था, T1 के लिए क्या आएगा अपना, सॉरी T1 के लिए क्या आना चाहिए अपना, यानी T1 पे आ गया अपना λ1, फिर T2 के लिए क्या आ गया λ2, फिर λ3 और फिर λ4। तो अपन कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा लैम्डा है वो कौन सा है, λ4 है, फिर λ3 है, फिर λ2 है, और फिर λ1 है। तो ये इस तरह से सीरीज रहेगी, जिसमें क्या होगा, अपन ने क्या किया, ताप को भी सीरीज में बना दिया और लैम्डा को भी सीरीज में बना दिया। इसलिए ये क्या कहलाया, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र या कृष्णिका ऊर्जा वितरण स्पेक्ट्रम कहलाया। तो ये वाला ग्राफ बना दीजिए पहले तो, सबसे पहले तो इसमें एक लाइन लिखनी हो तो लिख लो पहले, फिर ये ग्राफ बनाइए। लिखिए इसमें स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा, ई लैम्डा ये वाला स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा व तरंग दैर्ध्य के मध्य खींचा गया वक्र, व तरंग दैर्ध्य के मध्य खींचा गया वक्र स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा व तरंग दैर्ध्य के मध्य खींचा गया वक्र कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। क्या लिखा है कि जो ई लैम्डा यानी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता व तरंग दैर्ध्य के बीच खींचा गया जो वक्र है वो क्या कहलाता है, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। जो चीजें मैं आपको बोर्ड पे बनवा रहा हूँ वही चीज आपको मेरे अकॉर्डिंग लिखवा रहा हूँ। अब ये ग्राफ बनाइए, जल्दी से आपको 2 मिनट देता हूँ,
वीडियो को स्टॉप करके या जैसा भी बनाना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और ये जल्दी से फटाफट ग्राफ बनाइए। और भाई सबको सोते बैठे हुए वीडियो नहीं पढ़ना हो, खड़े होके पढ़ना है। कॉपी पेन साथ में होनी चाहिए और सामने वीडियो को एकदम स्ट्रेट बैठो। आधे जने तो सो रहे और आधे बैठ रहे और ऐसे काम नहीं चलेगा। नजर सबकी बोर्ड पर होनी चाहिए, कॉपी पेन हाथ में होनी चाहिए, मोबाइल सामने होना चाहिए। जल्दी से बनाइए ग्राफ। जल्दी से बनाइए, कम ऑन फास्ट। सिंपल सा ग्राफ है। बना दिया? चलो अब लिखिए। एक छोटी सी डेफिनेशन लिखा देता हूँ पहले तो कि स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता क्या कहलाती है। तो मैंने बताया कि प्रति सेकंड प्रति इकांक क्षेत्रफल या प्रति एकांक आवृत्ति से निकलने वाली विकिरण क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। तो लिखिए, इसे लगाइए एक छोटी सी डेफिनेशन इसमें। स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा। इसमें लिखिए, किसी कृष्णिका से प्रति सेकंड प्रति इकांक क्षेत्रफल, किसी कृष्णिका से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल तथा प्रति एकांक आवृत्ति से किसी कृष्णिका से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल तथा प्रति एकांक आवृत्ति से उत्सर्जित ऊर्जा की कुल मात्रा स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। किसी कृष्णिका से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल तथा प्रति एकांक आवृत्ति से उत्सर्जित ऊर्जा की कुल मात्रा स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। इसे ई लैम्बडा से व्यक्त करते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, इसे ई लैम्बडा से व्यक्त करते हैं। ये वाला ई लैम्बडा, इसे ई लैम्बडा से व्यक्त करते हैं। अब उसके आगे लिखो, ऊर्जा वितरण वक्र की निम्न विशेषताएं है। ऊर्जा वितरण वक्र की निम्न विशेषताएं है। ऊर्जा वितरण वक्र की निम्न विशेषताएं है। अब देखो इसमें करना क्या है आपको, जो जो ग्राफ से मैं एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, पहले पॉइंट लिखने हैं फिर आपको उसको समझना है। तो एक एक पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें लगाइए विशेषता में। देखो वैसे मोटे तौर पर आप क्या क्या बता सकते हो, मैं एक बार जनरली सा बता देता हूँ इसका सारांश। देखो जैसे जैसे आप यदि इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो लैम्बडा क्या होता है, कम होता जाता है। यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर सबसे कम था, इसका लैम्बडा क्या है, सबसे ज्यादा। ये टेम्परेचर क्या था, T3 था, और इसका लैम्बडा क्या है, उससे लैम्बडा 4 से कम। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे लैम्बडा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक तो आप ये रिजल्ट निकाल सकते हो कि लैम्बडा है वो क्या है, समानुपाती T है। यानी अपन कह सकते हैं कि ये एक तरह से नियम होगा जिसे अपन बोलते हैं वीन का नियम। तो लैम्बडा T इक्वल टू क्या आता है, कांस्टेंट। यही क्या कहलाता है अपना, एक वीन का नियम। एक तो ये कंसेप्ट हो सकता है। बाकी दूसरा है वो ये हो सकता है कि मैंने क्या किया है, अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग वक्र बनाया और ये वक्र कैसे है, सतत है। यानी अपन कह सकते हैं कि एक
पॉइंट तक तो क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। मान लिया कि एक वक्र की बात करते हैं, T1 वक्र की, यहाँ से क्या हो रहा है, देखो इसकी फर्स्ट की एनर्जी एक पॉइंट तक तो बढ़ेगी, यहाँ तक बढ़ गई, यहाँ तक बढ़ने के बाद क्या हो रही है, फिर वापस कम होने लग जाती है। तो वही क्या हो जाता है, एक पॉइंट ये हो सकता है कि एक एक वक्र की बात करें तो एक फिक्स या मैक्सिमम या उसका जो मध्यम बिंदु है λ1 तक क्या होगी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, फिर क्या होगी, कम होने लग जाएगी। और बात करें तो आप क्या कह सकते हो, इसमें स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम भी फॉलो होता है, जो E इक्वल टू क्या देता है, सिग्मा T4 देता है। तो ऐसे 2-4 नियम भी आएंगे और वो भी अपन लिखाएंगे इसमें। तो अपन एक एक पॉइंट लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए इस ग्राफ के बारे में। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एक नियत ताप के लिए कृष्णिका वक्र सतत प्राप्त होता है। एक नियत ताप के लिए कृष्णिका वक्र सतत प्राप्त होता है। एक नियत ताप के लिए कृष्णिका वक्र सतत प्राप्त होता है, अर्थात सभी तरंगदैर्ध्य के लिए ऊर्जा का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। सभी तरंगदैर्ध्य के लिए ऊर्जा का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। देखो इस पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि जो अपने पास अलग अलग टेम्परेचर, यानी कोई भी, ये मान लिया कि एक नियर टेम्परेचर मान लिया कि 2000 केल्विन का ग्राफ है, तो 2000 केल्विन का जो लैम्बडा है वो कितना है, λ1 है। यानी कह सकते हैं कि नियत ताप पर ये वक्र कैसा है, एक तो सतत है, और इसका जो लैम्बडा होता है, यानी λ1 के लिए बात करें तो इसकी एनर्जी कहाँ आएगी, इस पॉइंट पे आएगी। λ2 के लिए बात करें तो इसकी एनर्जी यहाँ पे आएगी, λ3 की यहाँ पे आएगी, λ4 की यहाँ पे आएगी। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर चेंज करेंगे या फिर ग्राफ चेंज करेंगे तो उसका क्या होगा, लैम्बडा भी चेंज होगा, और लैम्बडा के साथ क्या चेंज होगा, अपना ई लैम्बडा भी चेंज होगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। देखो एक तो ताप, अब ये वाला ताप क्या ज्यादा था, ये ताप कम था, ये इससे भी कम है और ये इससे भी कम है। तो सबसे ज्यादा यदि ई लैम्बडा की बात करूं तो सबसे ज्यादा ई लैम्बडा किसका होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो मैंने क्या लिखा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो उसके साथ क्या बढ़ेगा, उसका एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाएगा। थर्ड लिखिए, कृष्णिका वक्र में एक नियत ताप के लिए, कृष्णिका वक्र में एक नियत ताप के लिए, कृष्णिका वक्र में एक नियत ताप के लिए तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर, एक नियत ताप के लिए तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर पहले ऊर्जा बढ़ती है, तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर पहले ऊर्जा बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है, फिर अधिकतम होती है, और इसके पश्चात कम होने लग जाती है, और इसके पश्चात कम होने लग जाती है। तो क्या लिखा मैंने थर्ड पॉइंट की, कृष्णिका वक्र में एक नियत ताप के लिए तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर पहले ऊर्जा बढ़ती है और अधिकतम होती है, उसके बाद क्या हो जाती है, वो कम होने लग जाती है। यानी जैसे जैसे अपन लैम्बडा का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, मान देखो यहाँ पे लैम्बडा का लेवल बढ़ता गया, तो जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ाओगे तो उसमें क्या हुआ, देखो एक फिक्स पॉइंट तक तो क्या हुआ, T1 की एनर्जी बढ़ेगी, फिर अधिकतम होगी, फिर वापस क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। ऐसे ही इसकी λ2 की बात करें, T2 की बात करें तो पहले बढ़ी, अधिकतम तक आई, फिर वापस क्या हो गई, कम हो गई है। जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ेगा तो वो क्या होगा, चेंज करता रहेगा। फोर्थ पॉइंट लिखिए, ताप बढ़ने पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा का मान भी बढ़ता है। ताप बढ़ने पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा का मान भी बढ़ता है।
ताप बढ़ने पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान भी बढ़ता है। इससे रिलेटेड मैं एक और पॉइंट पहले लिखा चुका हूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ई लैम्डा बढ़ेगा। ताप बढ़ने पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान भी बढ़ता है। फिर पांचवा पॉइंट लगाइए, जिसमें लगाइए वीन का विस्थापन नियम। पांचवा पॉइंट लगाइए वीन का विस्थापन नियम। तो वीन का विस्थापन नियम यही है जो क्या है, लैम्डा डिपेंडेंट किस पे होता है, समान व्यतिक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि लैम्डा टी इज इक्वल टू क्या देगा आपको, कांस्टेंट देगा। तो यही वीन का नियम होता है। तो इसमें लिखिए वीन के विस्थापन नियम में लिखिए, इस नियम के अनुसार जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है, इस नियम के अनुसार जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है वैसे ही ई लैम्डा के संगत, वैसे ही ई लैम्डा के संगत, वैसे ही ई लैम्डा के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान, वैसे ही ई लैम्डा के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है। क्या लिखा है कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ा रहे हो, तो देखो यहाँ पे जैसे ताप सबसे कम किसका था, T4 का था, जब लैम्डा कितना T4। जैसे इसका ताप बढ़ाया T3 पर आए तो इसका लैम्डा क्या हो गया, कम हो गया, यानी लैम्डा 3 हो गया। जैसे इसका ताप बढ़ाया इससे, तो ये क्या हो गया, इसके लिए और लैम्डा कम हो गया। तो अपन कह सकते कि जैसे जैसे ताप बढ़ाते गए लैम्डा क्या हुआ, न्यूनतम होता गया। तो ये कैसे डिपेंडेंट रहेगा, जब लैम्डा क्या हो रहा है, अपन ताप बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा कम हो रहा है, तो इसका मतलब कैसा, व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए। तो ये लिख लीजिए कि लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टी, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यही अपना क्या है, वीन का विस्थापन नियम है। जिसको आप लिख सकते हो, यदि लैम्डा एम इज इक्वल टू टी कांस्टेंट कोई भी नाम देना चाहो तो दे दो बी, जहां पर बी क्या है, अपना कांस्टेंट है। ये लिख लीजिए। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर का, तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम के संगत। ये लैम्डा एम क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसके सब क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, इसलिए मैंने लैम्डा एम लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम के संगत, लैम्डा एम यानी ये वाला लैम्डा एम, ये तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम के संगत उच्चतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा, उच्चतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान परम ताप के पंचम घात के समानुपाती होता है। पंचम घात के समानुपाती होता है, यानी क्या बोल रहा हूं मैं कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम के संगत उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान परम ताप के पंचम घात के समानुपाती होता है। यानी ई लैम्डा का जो मान है वो क्या कह रहा है कि जो ई लैम्डा एम होगा वो किसके समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल T5 के, यानी परम ताप के क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। यानी ये वाली कंडीशन बता रहे हैं। यानी कोई भी एनर्जी होगी, जो एनर्जी होगी वो लैम्डा एम यानी इस पॉइंट पे क्या होगी, T5 के समानुपाती होगी। नेक्स्ट ये लिख दीजिए। फिर इसके ना आगे 6 नंबर का पॉइंट लिखिए, कौन सा, 7 नंबर का, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम 7वां पॉइंट है, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। और ये नियम क्या कहता है अपना, ये वही कहता है कि E इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सिग्मा T4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, E इज इक्वल टू सिग्मा 4 होना चाहिए। तो इसमें लिखिए इस नियम में, इस नियम के अनुसार
कुल ऊर्जा ब्रैकेट में लिख लेना औसत ऊर्जा। इस नियम के अनुसार कुल ऊर्जा ब्रैकेट में लिख लेना औसत ऊर्जा ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। फिर उसके आगे लिख लेना E इज इक्वल टू सिग्मा T4। E इज इक्वल टू सिग्मा T4। अब इसको मैं यदि कैसे लिखना चाहूँ, कंप्लीट एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहूँ, यदि ये वक्र कैसा सतत है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जीरो से क्या इन्फानाइट, और जीरो से इन्फानाइट के बाद क्या लिख सकते हैं, ई लैम्बडा डी लैम्बडा किसके इक्वल होना चाहिए, सिग्मा T4 के। जहां पर सिग्मा क्या है, सिग्मा कहलाता है स्टीफन नियतांक। जहां पर सिग्मा क्या कहलाता है, स्टीफन नियतांक। क्या कहलाता है, सिग्मा स्टीफन नियतांक। लिख दीजिए ये। देखो ये अपना क्या हो गया, स्पेक्ट्रम वक्र हो गया। अब अपन बात करते हैं किसकी, इसके आगे की। तो देखो ये ब्लैक बॉडी आपको समझ में आ गया होगा, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र समझ में आ गया, जो पॉइंट मैंने लिखा है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपन आगे बढ़ के देखो, मैंने दो साइंटिस्ट के नाम बताए थे, आपको याद होगा। तो एक तो वीन बताया था, दूसरा बताया था रेले जीन्स। तो वो क्या करते हैं, चिट संबंध भौतिकी की सहायता से इसको इसी वक्र को क्या करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, और उसमें क्या कमी रहती है तो वो अपन अब देखते हैं। तो बेस कौन सा लेना है, बेस लेना है अपन को क्लासिकल मैकेनिक्स का, और समझा किसको रहा है, ब्लैक बॉडी को। तो उसमें क्या कमी रही थी, किसकी वजह से वहां पर वो सक्सेस नहीं हुआ, वो देखते हैं। तो टॉपिक लगा दीजिए आप नेक्स्ट। टॉपिक लगाइए, चिटसम्मत भौतिकी पर आधारित चिटसम्मत भौतिकी पर आधारित चिटसम्मत भौतिकी पर आधारित विकिरण के नियम या कृष्णिका विकिरण के नियम। चिटसम्मत भौतिकी पर आधारित कृष्णिका विकिरण नियम। तो इसमें क्या लिखना है, तो सबसे पहले एक दो लाइन लिख दीजिए। इसमें लिखिए, चिटसम्मत सिद्धांत पर कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के लिए, चिटसम्मत सिद्धांत पर कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के लिए नहीं, या समझाने के लिए लिख लो। चिटसम्मत सिद्धांत पर कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के लिए दो वैज्ञानिक हुए, जिनका फर्स्ट का नाम है वीन, सेकंड का नाम है रेले जीन्स। फर्स्ट है नाम वीन, सेकंड है रेले जीन्स। तो इसमें इसका फर्स्ट लगाइए वापस कि वीन का विकिरण नियम। फर्स्ट लगाइए इसमें वीन का विकिरण नियम। अब वीन का विकिरण नियम, इसने कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझा तो दिया, किसको समझा दिया, जो ब्लैक बॉडी, जो ये एनर्जी कर्व था, इसको समझाया। पर समझा तो दिया किस बेस पे, चिटसम्मत भौतिकी पर, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पे। पर दिक्कत क्या हुई, परेशानी ये हुई कि उसने केवल समझाया केवल लघु तरंग दैर्ध्य के लिए, यानी जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, यानी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, उससे कम वेवलेंथ वाले जो पॉइंट होते हैं उसको तो इन्हें समझा दिया, पर जो दीर्घ वाले होते हैं उसको ये क्या किया, नहीं समझा पाया। तो सबसे बड़ी कमी क्या रही कि इसने क्या किया, लघु वाले को तो समझा गया और दीर्घ वाले को नहीं समझा पाया। वैसे ही दूसरा आता है अपना रेले जीन्स, तो वो क्या करता है, जस्ट इसका ऑपोजिट करता है, वो लघु वाले को नहीं समझा पाता, दीर्घ वाले को समझा देता है। तो दोनों ने अपने अपने प्रयोग किए और एक एक फॉर्मूले दिए, तो उसको अपन लिखते हैं, वो डायरेक्टली लिखने हैं, वो डायरेक्शन नहीं है आपके।
तो फर्स्ट लगाइए वीन का विकिरण नियम और उसमें लिखिए इस नियम के अनुसार किसी ताप T पर इस नियम के अनुसार किसी ताप T पर ताप T कैपिटल लिखना T। इस नियम के अनुसार किसी ताप कैपिटल T पर कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा ई के नीचे लैम्बडा कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा और तरंग दैर्ध्य परास लैम्बडा तथा लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा के मध्य निम्न संबंध दिया। और ये वाला इसका फॉर्मूला लिख दीजिए कि इसने ये वाला फॉर्मूला बताया था किस बेस पे, क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पे। तो यहाँ पर क्या बताया, ये केवल क्या करता है, लघु तरंग दैर्ध्य को ही समझा पाता है, दीर्घ को नहीं समझा पाता। ये फॉर्मूला लिख दीजिए ई लैम्बडा डी लैम्बडा ए की पावर बाय लैम्बडा 5 एक्सपोनेंशियल माइनस बी लैम्बडा टी डी लैम्बडा, जहां पर ए व बी नियतांक है, जहां पर ए व बी क्या है, नियतांक है, जहां पर ए व बी नियतांक है। इसके नीचे इसकी लिख लो कमी, कि इसमें क्या कमी रही वो भी मैं लिखा देता हूं आपको, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कमी लिख लो इसकी वीन के विकिरण नियम की। यह नियम कृष्णिका विकिरण को केवल लघु तरंग दैर्ध्य के लिए ही समझाने में सफल हुआ, लघु तरंग दैर्ध्य को ही समझाने में सफल हुआ और दीर्घ तरंग दैर्ध्य को नहीं समझा पाया, फिर लगाइए आप दूसरा नियम। दूसरा क्या था, रेले जीन्स का नियम। फिर लगाइए आप दूसरा नियम, रेले जीन्स का नियम। ये क्या हुआ था, दीर्घ समझा दिया था, लघु नहीं समझा पाया। इसने भी एक फॉर्मूला दिया था तो वो भी लिखेंगे। तो लिखो इसमें रेले जीन्स का नियम में, रेले जीन्स ने कृष्णिका को ऊर्जा के समविभाजन नियम, रेले जीन्स ने कृष्णिका को ऊर्जा के समविभाजन नियम के छेद संबंध सिद्धांत के द्वारा कृष्णिका के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम वक्र को समझाने का प्रयास किया। कृष्णिका के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम वक्र को समझाने का प्रयास किया और बताया कि प्रत्येक दोलक की औसत ऊर्जा ब्रैकेट में लिख लेना ई बार, प्रत्येक दोलक की औसत ऊर्जा ई बार समान और के बी टी के बराबर, प्रत्येक दोलक की औसत ऊर्जा ई समान तथा
के बी टी के बराबर होती है। इसने क्या किया था, ऊर्जा का सम विभाजन नियम को काम में लेते हुए क्लासिकल का बेस लिया था। तो ऊर्जा का सम विभाजन नियम क्या कहता है, वही E इज इक्वल टू 1 kBt 2 kBt, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा। E इज इक्वल टू क्या होता है 3 NKT, यही आपने यदि थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है तो ऊर्जा सम विभाजन का नियम यही कहता है 1 NKT 2 NKT 3 NKT, यानी एक दोलक के लिए या एक एटम के लिए कितना होता है अपने पास, एक परमाणु के लिए 3 NKT के होता है। तो यही चीज थी अपने पास। तो इसी सिद्धांत को काम में लिया है, जहां पर के भी क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और ये क्या औसत ऊर्जा है। तो लिखिए कि के भी टी के बराबर होती है, ये लिख दिया। इसके बाद लिखिए तरंग दैर्ध्य लैम्बडा से, तरंग दैर्ध्य लैम्बडा से लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा, तरंग दैर्ध्य लैम्बडा से लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा अथवा आवृत्ति न्यू से नी प्लस डी न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य कुल कंपन विधाओं की संख्या प्रति एकांक आयतन निम्न होगी। सॉरी, ये न्यू स्क्वायर है। इसने जो कंपन विधाओं की संख्या बताई है किस बेस पे, क्लासिकल मैकेनिक्स को बेस में लेते हुए यही बताइए, एन न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन में सी क्यूब और साथ में डी न्यू। अब इसको क्या करना है, इसको यदि मैं लैम्बडा में कन्वर्ट करूं, ये क्या बता रहा है, कंपन विधाओं की संख्या। यानी इसने कैसा माना है कि जो ये ऊर्जा वितरण वक्र था एक दोलक की तरह माना है, दोलक की ये कंपन विधाओं की संख्या बता रहा है, इसकी ऊर्जा भी निकालनी है। तो देखो इसको मैं लैम्बडा में कन्वर्ट करूँ तो देखो आप जानते हो कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्बडा होता है। यदि मैं इसको डी न्यू को कन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या आएगा, माइनस सी अपॉन में लैम्बडा स्क्वायर और साथ में डी लैम्बडा आ जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एन लैम्बडा डी लैम्बडा इज इक्वल टू 8 पाई, यहाँ पे न्यू की जगह क्या हो जाएगा सी क्यूब, तो ऐसे का ऐसे ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन में, यानी इसका मान रख रहा हूँ तो सी स्क्वायर अपॉन में लैम्बडा स्क्वायर, डी न्यू की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, सी बाय लैम्बडा स्क्वायर और साथ में डी लैम्बडा। देखो कुछ कट रहा है क्या, ये सी से ये सी कट जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, एन लैम्बडा डी लैम्बडा इज इक्वल टू 8 पाई अपॉन में लैम्बडा 4 और साथ में क्या रहेगा, डी लैम्बडा। ठीक है, यही आएगा 8 पाई अपॉन में लैम्बडा 4 डी लैम्बडा, ये लिख दीजिए। ये लिख दिए। इसके बाद लिखिए अतः तरंगदैर्ध्य परास लैम्बडा व लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा के मध्य ऊर्जा घनत्व क्या आएगा, तरंगदैर्ध्य परास लैम्बडा व डी लैम्बडा के मध्य ऊर्जा घनत्व, और ये हो जाएगा अपन ऊर्जा घनत्व लिखना है तो देखो ई लैम्बडा डी लैम्बडा आएगा इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे एन न्यू या एन लैम्बडा डी लैम्बडा और साथ में क्या आएगा अपना ई बार, और ई बार की जगह क्या आएगा, ऊर्जा विभाजन सम विभाजन का नियम वही केटी। तो मैंने वही लिखा है कि दोलक की औसत ऊर्जा किसके बराबर मानी उसने, केटी के बराबर। तो ये हो जाएगा अपना ई लैम्बडा डी लैम्बडा इज इक्वल टू देखो एन लैम्बडा डी लैम्बडा की वैल्यू ये है अपने पास, यानी क्या वैल्यू है 8 पाई बाय लैम्बडा 4 और साथ में क्या आ जाएगा ई का आ जाएगा अपने पास के बी टी और साथ में आ जाएगा डी लैम्बडा, जहां पर के बी टी क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक है।
लिख दीजिए ये किसके लिए हो गया, लैम्ब्डा के लिए। अब यदि इसी को आपको आवृत्ति की फॉर्म में लिखना हो तो ये तो मैंने किसके लिए लिखा है, लैम्ब्डा की फॉर्म में। यदि इसी को ऊर्जा घनत्व को आवृत्ति की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, बताइए। कैसे लिखोगे, यदि इसको मैंने क्या लिखना है, आवृत्ति की परास में लिखना है, यानी आवृत्ति न्यू व न्यू प्लस न्यू के मध्य ऊर्जा घनत्व, तो उसको कैसे लिखोगे, देखो उसको कैसे लिखोगे बताइए, किसी को आइडिया हो तो। यानी न्यू की फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, ई न्यू, साथ में क्या आ जाएगा, डी न्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो न्यू की फॉर्म की बात कर रहा है तो सबसे पहले तो क्या आएगा, एन न्यू डी न्यू, और साथ में क्या आएगा, इसको औसत ऊर्जा केवीटी। तो देखो इसकी जब वैल्यू रखती है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, एन न्यू डी न्यू क्या है, देखो यहाँ पे एन न्यू डी न्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, तो ये तो हो जाएगा अपने पास 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन में सी क्यूब, साथ में जो ई बार है उसका क्या आ जाएगा अपने पास, के वी टी, और साथ में क्या आ जाएगा, डी न्यू। तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगी अपने पास, न्यू की फॉर्म में। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है कहीं भी कि और आवृत्ति की फॉर्म में ये होती है और एनर्जी की फॉर्म में ये होती है क्या, दोनों ऊर्जा घनत्व ये लिख लीजिए। अब लिखिए इसकी कमी, इसकी भी क्या कमी थी वो लिख लीजिए नीचे, कमी लगाकर नीचे लगा दो इसकी कमी। फिर लिखिए यह नियम केवल दीर्घ तरंगदैर्ध्य को ही समझा पाता है, यह नियम केवल दीर्घ तरंगदैर्ध्य को ही समझा पाता है, लघु तरंगदैर्ध्य को समझाने में असफल रहता है। यह नियम केवल दीर्घ तरंगदैर्ध्य को ही समझा पाता है, लघु तरंगदैर्ध्य को समझाने में असफल रहता है। यानी जो वीन का नियम था उसने केवल लघु समझाया था, दीर्घ नहीं समझाया, जो रेले जीन्स है उसने दीर्घ समझा दिया तो लघु नहीं समझाया, मतलब दोनों को ही आंशिक रूप से सफलता मिली, कंप्लीटली सफलता नहीं मिल पाई। फिर क्या हुआ, देखो ये क्या था अपना रेले जीन्स, रेले जीन्स के बाद अपने पास कौन से साइंटिस्ट आते हैं, रेले जीन्स के बाद साइंटिस्ट आते अपने पास कौन से आए थे, प्लांक, और प्लांक ने क्या बताया था, एनर्जी क्वांटीकरण का सिद्धांत बताया था, ऊर्जा का क्वांटीकरण के बारे में बताया था। फिर क्या हुआ, उसी सिद्धांत को काम में लेते हुए इनको भी सेटिस्फाई किया गया कि ये भी नियम पता नहीं सही है या गलत है, बाकी ये भी सही थे, इन्होंने जो बताया वो सही बताया पर कंप्लीटली नहीं बता पाए, वो उनको अफसोस रहा। उसके बाद आते अपने प्लांक, और प्लांक की अवधारणा आती है, तो वो अपन पढ़ेंगे अपन इसकी नेक्स्ट क्लास में। तो ये आपका क्या हो गया, देखो ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, ब्लैक बॉडी ऊर्जा स्पेक्ट्रम वक्र काफी इंपोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या हो गया, वीन तथा रेले जीन्स चिर संबंध बेस पे क्या क्या बताते हैं वो मैंने बता दिया। अब अपन मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें क्या होगा, आपके पास प्लांक की अवधारणा आएगी, और प्लांक की अवधारणा क्या क्या बताती है वो आप देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।